क्लास नाइन्थ पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 सब चैप्टर 1.4 डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी और किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम यूपीएससी से लेके आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ग्लोबल लेवल में डेमोक्रेसी किस तरह से है, क्या वाकई में डेमोक्रेसी है, क्या कुछ चुनिंदा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पावरफुल है, वो डेमोक्रेसी होने के बावजूद दूसरे देशों को वो डोमिनेट करती हैं। तो इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लास में कन्वर्सेशन चल रहा है पिछला चैप्टर पढ़ने के बाद। आफ्टर रीडिंग अबाउट द वेरियस फेसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी दैट टीचर मिस्टर सिंह आस्क्ड द स्टूडेंट। मिस्टर सिंह ने स्टूडेंट से पूछा कि आपने क्या समझा और पिछले चैप्टर से, और आप समझे हैं। तो एक कन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है। फ़रीदा कह रही है वी हैव नॉट लर्न द डेमोक्रेसी हैज़ बिन एक्सपेंडिंग टू मोर एंड मोर रीजन्स कंट्रीज ऑल द वर्ल्ड। फ़रीदा कह रही है हमने ये सीखा है कि डेमोक्रेसी मोर एंड मोर पीपल तक पहुंच रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रही है। राजेश कहता है यस वी आर इन बेटर वर्ल्ड देन बिफोर। हम एक पहले से अच्छे वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब सुष्मिता क्या कहती है? सुष्मिता कहती है सबसे ज़रूरी बात, वर्ल्ड डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से दैट? I saw a television program that showed how the American invaded Iraq without any justification. The people of Iraq were not consulted at any state and at any stage. How can you call a world democracy? सुष्मिता ने क्या कहा कि मैंने टीवी में देखा है कि अमेरिका ने इराक को इन्वेड कर दिया था बिना किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के। ये किस तरह की डेमोक्रेसी, आप कैसे कह सकते हैं डेमोक्रेसी है? 2003 में अमेरिका ने इन्वेट किया था। फिर फरीदा कहती है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। मैं डिफरेंट कंट्री के बीच की रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि सभी लोग डेमोक्रेसी बनते जा रहे हैं, सभी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी बनते जा रहे हैं। तो ये पढ़ लेना कि बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन सुष्मिता यहाँ पे थोड़ा कहने जा रही है कि अगर एक बड़ी डेमोक्रेसी छोटी डेमोक्रेसी पे डोमिनेट करती तो वो भी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। तो बिल्कुल सही है सुष्मिता का कहना भी। अब देखते हैं, आखिरी में एक क्वेश्चन आया कि क्या वर्ल्ड लेवल पे कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती? क्या पूरी इस दुनिया कंट्री वाइज क्यों किया जाए? इस पूरी दुनिया को एक डेमोक्रेसी ना बना दिया जाए जिसकी एक पार्लियामेंट हो, वहाँ पर सभी लोग बैठें। तो एक क्वेश्चन आया, सुरेंद्र ने आखिरी में पूछा, जो कि सुरेंद्र के कहते हैं कि आई एम कन्फ्यूज्ड, हाउ कैन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल? इज़ देयर एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का प्रेसिडेंट कौन है? हाउ कैन इट बी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? अब क्या वर्ल्ड में कोई डेमोक्रेसी है? तो इसका आंसर हम वर्ल्ड में डेमोक्रेसी अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कुछ हद तक एक डेमोक्रेसी के जैसे फंक्शन करते हैं। डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लेड टू द डेमोक्रेटिक रिलेशंस अमंग कंट्री? अब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर डेमोक्रेसीज बढ़ रही हैं तो क्या ये भी ज़रूरी है कि दो कंट्रीज़ के बीच में भी एक डेमोक्रेसी वाला रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो? एक डेमोक्रेसी दूसरे डेमोक्रेसी को नफ़रत भी तो कर सकती है। जैसे पाकिस्तान इस वक्त डेमोक्रेसी है और इंडिया इस वक्त डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो गवर्नमेंट कैन पास एनी लॉ दैट विल अप्लाई टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो कोई लॉ पास कर दे और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंट्रीज़ को मानना हो। इफ़ देयर आर नो रूलर्स एंड रूल्ड, हाउ कैन वी अप्लाई टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हियर? दिस टू फीचर you would recall for that the ruler should be elected by the people and the people should have basic political freedom। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है? क्योंकि जो दो फीचर होते हैं डेमोक्रेसी के, पहला फीचर है कि जो रूलर्स होते हैं उसे इलेक्ट करना चाहिए जनता के द्वारा, पीपल के द्वारा, और वहाँ के पीपल्स को पॉलिटिकल फ्रीडम हो पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है? तो वर्ल्ड लेवल पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है इस फ़िलहाल तक, लेकिन एक मांग है कि वर्ल्ड में एक डेमोक्रेसी आए। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो एज अ डेमोक्रेसी के कुछ हद तक फंक्शन करते हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस।
अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस किसे कहते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस का ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हु मेक्स लॉज एंड रूल्स टू गवर्न द सीज दैट डू नॉट फॉल इन द विद इन द बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। ऐसे सी, ऐसे ओशन जो हैं जो किसी कंट्री की बाउंड्री पर नहीं आते, उसके लिए लॉ कौन बनाएगा। और हु टेक द स्टेप्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट थ्रेटन्स ऑल द कंट्रीज़। और इन्वायरमेंट, अगर हर सब कंट्री अपने अपने देश के पेड़ काटने लगें तो इस इन्वायरमेंट में क्या होगा। तो इस तरह से कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सभी के लिए एक लॉ बना सके कुछ मामलों में। तो उस बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। ये मैंने लिखने की कोशिश किया है बाजू में, न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। अब इससे कन्वर्सेशन टाइम टू टाइम होते रहते हैं। अब द यूएन इज़ अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये एक एसोसिएशन है, ग्लोबल एसोसिएशन है वर्ल्ड का, जो कॉर्पोरेट करते हैं आपस में इंटरनेशनल लॉ के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में, सोशल इक्विटी के मामले में। द यूएन सेक्रेटरी जनरल जो होता है, उनका जो सेक्रेटरी जनरल होता है वही उनका चीफ कहलाता है, यूएन का चीफ कहलाता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। नीचे चलते हैं, इसे पढ़ लेना। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एन ऑर्गन ऑफ यूएन। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन का एक भाग है। उसका काम क्या होता है कि ऑल ओवर द कंट्रीज़, अमंग द कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मेंटेन करना है पीस। क्या मेंटेन करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ पीस मेंटेन करना है। और इसके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वो एक इंटरनेशनल आर्मी बना सकती है। अगर कोई किसी कंट्री पे बिना किसी वाजिब रीज़न के अटैक कर दिया तो वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपनी आर्मी, कुछ देशों से मिलकर जो बनाई हुई आर्मी, यूएन की आर्मी से के साथ मिलकर उस देश पे हमला भी कर सकती है। और इसी तरह से एक और बॉडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कहते हैं आईएमएफ। अगर किसी कंट्री को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी पैसों की ज़रूरत होती है तो आईएमएफ जो होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सबसे बड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा लैंड करता है मनी को, सबसे ज़्यादा लोगों को उधार देता है कि आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इक्विटी के लिए आप डेवलपमेंट कीजिए। और ये गवर्नमेंट को लोन देता है, लेकिन लैंडिंग के पहले, देने के पहले ये भी देखता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, उसके अकाउंट्स क्या है, और अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो उन्हें ये भी सजेस्ट करता है कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी में ये आप अपना एडिट कीजिए, ताकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो पाए। अब देखते हैं क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिसीजंस हैं, क्या डेमोक्रेटिक हैं। अब देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं वर्ल्ड लेवल पे जो परफॉर्म करते हैं कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसे यूनाइटेड नेशन कुछ परफॉर्म करता है जैसे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा। बट लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये डेमोक्रेसी के जो आदर्श हैं, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर हैं 1 सितंबर 2012 के आसपास के अनुसार। सबसे नया मेंबर है इसमें साउथ सूडान, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक जानकारी के लिए सुन लो। 193 मेंबर हैं इस वक्त। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पीस मेंटेन करना है। अगर एक कंट्री किसी कंट्री पे बिना किसी वजह के, प्रॉपर वजह के अगर आप अटैक कर देती है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि वो अटैक भी कर सकती है जो कंट्री गलत है उसके ऊपर, सारे देशों की आर्मीज़ लेके। तो इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं। 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 हर 2 साल में बदलते रहते हैं। अब जो परमानेंट हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो परमानेंट मेंबर है यूएन में वो है यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 मेन रहेगा। और जो 10 कंट्रीज़ रहेंगी वो हर 2 साल में बदलती रहती है। इंडिया भी कभी उसमें आता है, कभी जाता है। 10 अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म्स। हर 2 साल के लिए जो रहता है वो 10 मेंबर बदलते रहते हैं। लेकिन रियल पावर हमेशा से हमेशा इन 5 के पास ही होती है। अब रियल पावर क्यों होती है उसका रीज़न नीचे मैंने हाईलाइट किया है। उसका मतलब है वीटो।
कभी ना कभी तो आपने भाई सुना ही होगा वीटो क्या होता है। अब हर परमानेंट मेंबर के पास एक वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब अगर किसी भी तरह का, अगर कोई भी डिसीज़न वहाँ परमानेंट मेंबर अगर उसको ना बोल दे किसी भी डिसीजन पे, अगर एक भी ना बोल दे, जैसे अगर ये आया कि पाकिस्तान को हमें बनाना है आतंकवादी स्टेट घोषित कर देना है, आतंकवादी कंट्री घोषित कर देना है, तो परमानेंट मेंबर में से किसी एक ने भी मना कर दिया, जितने 5 हैं ना, देखो अगर यूएस ने बोल दिया ठीक है बना दो, रशिया ने बोल दिया बना दो, यूके ने बोल दिया बना दो, फ्रांस ने बोल दिया बना दो, लेकिन चाइना बोलता है नहीं बनाना, तो 4 लोग बोल रहे हैं कि बना दो, एक कह रहा है नहीं बनाओ, तो वो उस एक के कारण इन चारों को भी उनका डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। इसे कहते हैं वीटो पावर। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए जिम्मेदार हैं ये 5 कंट्रीज़। कितनी ज़्यादा पावर इन 5 को दी गई है, किसी एक ने भी मना किया तो वो सभी के लिए मना कहलाएगा। इसे कहते हैं वीटो पावर। इसीलिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें से जो 5 मेंबर हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास रियल पावर है। बचे हुए 10 जो रोटेट होते रहते हैं हर 2 साल में, जो कंट्रीज़ इलेक्ट होती है, इंडिया भी कभी कभी उसमें हो जाता है इलेक्ट, उनके पास ऐसी कोई ख़ास पावर नहीं होती। इंडिया की अभी कोशिशें जारी है कि वो कैसे भी करके परमानेंट मेंबर में बने, लेकिन चाइना उसे हमेशा वीटो कर देता है। परमानेंट मेंबर के रूप में वो आना चाहता है इंडिया, लेकिन चाइना उसे हमेशा वीटो कर रहा है। तो ये तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि एक ने मना कर दिया तो सभी के लिए मना होगा। ये कंट्रीज़ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए भी काफ़ी चीज़ों को मना कर देती हैं, तो ये उतना डेमोक्रेटिक नहीं है। इसलिए वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसे हम वर्ल्ड डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, वर्ल्ड पार्लियामेंट नहीं कह सकते। अब IMF के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इट्स 188 मेंबर्स स्टेट एज ऑफ 1 सितंबर 2012 डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट। इसमें इक्वल वोटिंग राइट नहीं होते। कंट्रीज़ जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी IMF में, उन्हें उतने ज़्यादा ही वोटिंग राइट दिए जाएंगे। वेयर एज़ जो यूनाइटेड नेशंस है, अगर तुम इसे एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो यूनाइटेड नेशन में हर कंट्री के पास एक सिंगल वोट कहलाता है। एक कंट्री एक वोट दे सकती है, चाहे वो कितनी ही अमीर हो, चाहे वो कितनी ही गरीब हो। 193 में अगर कोई रिजोल्यूशन आया कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना है, तो अगर उसमें छोटे से छोटी कंट्री यानी श्रीलंका भी वोट करेगी तो उसका वोट 1 काउंट होगा, और श्रीलंका से कई गुना बड़ी कंट्री अगर इंडिया भी वोट करती है तो उसका 1 ही काउंट होगा। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसका नाम मैंने लिया US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, ये 5 बिल्कुल रट जाने चाहिए कि ये आपको आगे तक काम आएंगे। UN के 5 परमानेंट मेंबर हैं, US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। उनमें से किसी एक ने भी वीटो कर दिया। मान के चलो 193 कंट्रीज़ में से 192 ने कह दिया कि पाकिस्तान को आप बना दो। नहीं, पाकिस्तान खुद भी कहाँ कहेगा। 193 में 191 ने कह दिया कि पाकिस्तान को बना दो, टेररिस्ट स्टेट बना दो, आतंकवादी घोषित कर दो। केवल एक इंसान, चाइना, जो कि परमानेंट काउंसिल का मेंबर है, उसने कह दिया कि नहीं बना सकते, तो नहीं बनेगा वो। 191 कंट्रीज जिन्होंने कहा बना दो, वेस्ट। तो ये डेमोक्रेसी तो खिलाफ है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यही सब लिखा हुआ है। लेकिन जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या होता है कि जो जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी वोट की कीमत उतनी होती है। मतलब 52% जो पावर है IMF में, IMF क्या करती है, लोगों को पैसा उधार देती है, पैसा देती है, लोन देती है, आप ये डेवलपमेंट करो, वो डेवलपमेंट करो। इंडिया भी बहुत IMF से लोन लेता है, चाइना भी लेता है, हर कोई लेता है। लेकिन जो ज़्यादा पैसा देगा, वोटिंग राइट उसके पास उतने ही ज़्यादा होंगे। US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, चाइना, इटली, सऊदी अरबिया, कनाडा एंड रशिया, ये 52% पावर होल्ड करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ करते हैं। अब वर्ल्ड बैंक को भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक भी सिमिलर सिस्टम होता है वोटिंग का। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑलवेज बीन अ सिटीज़न ऑफ US। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा US का सिटीज़न होगा। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन DC में, इसे लिख लेना, वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स है। वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, लेकिन वो IMF से कम है। और जो भी वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रेसिडेंट होगा वो
उसे अपॉइंट करेंगे ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, मतलब यूएस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है वर्ल्ड बैंक। नाम है उसका वर्ल्ड बैंक, लेकिन वो यूएस गवर्नमेंट का ही उसमें इन्फ्लुएंस पूरा, यूएस का ही सिटीज़न बनेगा उनका प्रेसिडेंट, और यूएस ही सब कुछ करेगा उसमें। अब आगे पढ़ लेते हैं। 20 years ago देयर वर टू बिग पावर्स। ये इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि 20 साल पहले दो बिग पावर थे। एक सोवियत यूनियन था एक तरफ था यूएसए, अमेरिका। तो क्या हो रहा था कि पावर बैलेंस हो जा रही थी। अगर अमेरिका कुछ गलत करता था तो यूएस उसे बोलता था, अमेरिका कुछ गलत करता था, सोवियत यूनियन उसे क्रॉस करता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ 1991 में, जब सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर जब टूट गया, तो अमेरिका को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। आज भी इनफैक्ट चाइना राइज कर रहा है, लेकिन उस समय से चाइना अभी भी उतना नहीं पहुंचा है कि यूएस को वो उतना चैलेंज कर पाए। तो यूएस को चैलेंज करने वाला लगभग 2 या 3 दशकों से कोई नहीं है, 30 सालों से, लगभग 20 सालों से कोई नहीं है। तो यूएस अपनी मन मर्जी भी करता है, जिसका एग्जाम्पल हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, यूएस ने अपने कैसे मन मर्जी किया है। अब देखो, जैसे एक ही कार्टून को हमको रीड करना है। ये क्या कह रहे हैं, वोल्फोविट्ज जो थे, ये अमेरिका का जो डिफेंस है, अमेरिका की जो आर्मी को कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ भी है डिफेंस मिनिस्ट्री, वैसे उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको कहा जाता है पेंटागन। पेंटागन कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका के डिफेंस का एक नाम है, डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम पेंटागन है। तो ये जो भाई साहब हैं वुल्फविट्ज़, ये पहले पेंटागन के थे हेड, और इन्होंने क्या किया कि इराक की कहानी हम इसके डिटेल में इसके चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इराक पे उन्होंने इन्वेट कर दिया, हमला कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें शक था कि इराक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर हथियार हैं उसके पास, इराक के पास, जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बहुत से लोगों को मार सकते हैं। लेकिन जब इराक को बर्बाद कर दिया गया अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्स के द्वारा, आर्मी के द्वारा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। और फिर अमेरिका ने ये जस्टिफिकेशन दिया था, हम वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने गए थे, क्योंकि वहाँ का जो रूलर था वो बिल्कुल सद्दाम हुसैन का नाम सुने होंगे आपने। वहाँ का रूलर डिक्टेटर था। आगे देखते हैं डिटेल में। तो ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के सीईओ बना दिया गया इनको, वुल्फविट्ज़ को वर्ल्ड बैंक का सीईओ बना दिया गया, सबसे हेड प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द वे आई वर्क फॉर पीस इन द पेंटागन, जैसे मैंने पीस के लिए वर्क किया पेंटागन में, मतलब यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में, वैसे ही मैं वर्क करूँगा डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक के। सरासर झूठ। इन्होंने तो इराक पे हमला करवा दिया, पीस के लिए क्या वर्क किया इन्होंने। तो ये वर्ल्ड बैंक में रहते हुए भी अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। नीचे देखते हैं। अब डेमोक्रेसी का प्रमोशन एक बार पढ़ लेते हैं। रिसेंटली मैनी powerful countries in the world, particularly the United States of America, has taken the task of democracy promotion in the rest of the world. अमेरिका ने एक जिम्मा उठा रखा है, बीड़ा उठा रखा है कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब वो ये भी कहते हैं कि दैट प्रोपोगेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इनफ। आप केवल विचार दे दे के डेमोक्रेसी को ये आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज़ हैं उनको डायरेक्टली इंटरवेन करना चाहिए कंट्रीज़ पे, मतलब कि जो कंट्री डायरेक्टली इंटरवेन करना चाहिए उस कंट्री पे जो डेमोक्रेटिक नहीं है, और उसे डेमोक्रेसी बना देना चाहिए। मतलब इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें ये समझ में आता है कि मतलब भारत को बाजू में जो म्यांमार है वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, वहाँ पे चले जाना चाहिए अपनी आर्मी के साथ और वहाँ पे इंटरवेन करके बोलना चाहिए नहीं अब डेमोक्रेसी होगी यहाँ पे। तो ये गलत है, ये भी एक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है कि वहाँ के लोगों को आप कैसे, वहाँ के लोगों से पूछना चाहिए आप वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। आप किसी भी कंट्री में घुस के वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं ले सकते। इसी तरह से हुआ इराक में। ये बहुत 2003 में क्या हुआ, यूएस ने कहा, ब्रिटेन उसके साथ एलाइज थे, उन्होंने कहा कि इराक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे वहाँ पे। और उस समय इराक को रूल कर रहा था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन कौन था? एक लीडर तो था पार्टी का, लेकिन वो एक मिलिट्री के साथ भी जुड़ा हुआ था। और इराक में उसने 1968 में कूप किया, मिलिट्री कूप के
माध्यम से उसने इराक़ को अपना लिया, हड़प लिया और इराक़ में डिक्टेरियल शासन चलाने लगा। डिक्टेरियल मतलब तानाशाही, जो उसकी मर्ज़ी आएगी वो करेगा। किसी अपने अपोजिशन को मरवा दिया, जो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाता था उसको भी मरवा दिया। अब उसने कहा कि नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे अब रूल करेंगे। तो अब अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी। और सही बात तो ये है कि इराक़ एक पेट्रोलियम रिच कंट्री है, वहाँ पे पेट्रोल के बहुत सारे कुएँ हैं, कहना चाहिए बहुत पेट्रोल निकलता है वहाँ पे। तो अमेरिका की नज़र थी असल में पेट्रोल में। तो अमेरिका ने क्या कहा कि वर्ल्ड को ये कहा कि देखिए वो तो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बना रहा है, जो कि बड़ा ख़तरा है वर्ल्ड के लिए। और फिर यूएन की टीम वहाँ पे गई, यूनाइटेड नेशंस की, कि हाँ देखें कहाँ है। तो वेपन्स वगैरह तो उन्हें मिले ही नहीं, कुछ भी नहीं है बोले वहाँ पे। तो हाँ, डिक्टेटरशिप है वहाँ पे। सद्दाम हुसैन अपोजिशन को उठने नहीं देता, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर, लेकिन मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स भी नहीं है उनके पास। अब फिर क्या हुआ कि अब तो कोई हमला करने की बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी यूएस और उसके जो एलाइज थे उन्होंने इराक़ पे हमला कर दिया, ये कहते हुए कि वहाँ पे हम सद्दाम हुसैन को रिमूव कर देंगे और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे। तो ये ही एक एग्ज़ाम्पल है कि बड़ी डेमोक्रेसी जो होती है वो भी छोटे देशों को दबा सकती है। क्योंकि जब 1991 तक सोवियत यूनियन था तो अमेरिका को कभी ऐसा करने नहीं देता अगर वो होता तो, लेकिन अमेरिका वन एंड ओनली सुपर पावर है, तो उसको सब अथॉरिटी है कि वो ये सब कर सकता है। तो अमेरिका ने हमला कर दिया इराक़ पे, और वहाँ पे लोगों से पूछा भी नहीं गया कि आपको क्या सद्दाम हुसैन पसंद है, नहीं है, क्या आपको डेमोक्रेसी चाहिए, नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती वहाँ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए अमेरिका ने वहाँ पे हमला किया, वहाँ पे डेमोक्रेसी ला दिया। और जो कोफ़ी अन्नान उस समय के यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, सबसे मेन थे, उन्होंने कहा था कि यूएस का जो वॉर है वो इराक़ पे इलीगल है, लेकिन बावजूद यूएस पे किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पाया, क्योंकि यूएस के पास थी वीटो पावर। कोई भी एक्शन होता यूएस उसे वीटो कर देता। वीटो पावर बहुत बुरी तरीके ऑन इंटरेस्ट पे, अपने खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कंट्रीज़ आजकल यूज़ कर रही हैं। ये कितना अच्छा कार्टून है, इसे एक बार रीड करना, ये क्या हो रहा है। ये इराक़ की पीपल है, ये इराक़ के पीपल है, आम जनता है। और ये क्या है बताओ? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसे लिबर्टी का स्टैचू कहा जाता है, जो अमेरिका में है। ये कैक्टस का स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे रहा है इराक़ के सिटीज़न को, जिसमें उसको कांटे चुभ रहे हैं। ये देखो, ये कांटे उसके नाक में चुभे हुए हैं। मतलब वहाँ की आर्मी ज़बरदस्ती उन्हें डेमोक्रेसी दे रही है। उनको नहीं चाहिए, उनसे पूछा भी नहीं गया, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पे जाके हमला करके उनके लीडर को मार के आपको दिया गया, ये लो डेमोक्रेसी। तो ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है, ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। आप किसी पे ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते डेमोक्रेसी। अब जो एग्ज़ाम्पल हैं इराक़ के, उससे कुछ बेसिक पॉइंट, बहुत वाजिब क्वेश्चन जो हैं वो उठते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको पढ़ना, इज़ दिस द राइट वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी? क्या ये सही तरीका था डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का? बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पड़ोसी पे डेमोक्रेसी नहीं है तो मैं उस पर हमला कर दूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पड़ोसी में जो उसके पापा हैं वही सब कुछ करते हैं, उनके घर के सारे डिसीजन लेते हैं, उनके घर के बच्चों, महिलाओं और उनके छोटे भाइयों से कुछ नहीं पूछा जाता, और मेरे घर में हर कोई मेरे से पूछ के करता आपस में काम। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं लाठी डंडे लेके उनके घर में घुस जाऊं और उनके पापा को मार के ये बोलूं कि अब तुम घर के सभी लोग मिलकर डिसीजन लोगे। ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि वो खुश हों, उनके सिर्फ पापा डिसीजन लेते हैं तो वो भी खुश हों, उनसे तो पूछ लो। इराक़ के लोगों से पूछा नहीं गया, ज़बरदस्ती घुस गया अमेरिका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लालच में, और वहाँ सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, और डेमोक्रेसी ज़बरदस्ती उन्होंने वहाँ के लोगों को दे दी है। और हालांकि वो भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। फिर वहाँ पे ISIS बना, टेररिस्ट वहाँ पे उठे। ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे। तो डज द एक्सटर्नल हेल्प वर्क इन एवरी केस, और डज इट वर्क ओनली व्हेन द पीपल ऑफ नेशन आर एक्टिवली इंगेज्ड इन स्ट्रगल टू मेक देयर सोसाइटी डेमोक्रेटिक? कितनी अच्छी बात है, इसे 2 बार पढ़ना। इसमें यह लिखा है कि क्या डेमोक्रेसी लाने के लिए एक्सटर्नल हेल्प ही ज़रूरी है, या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हों, वो सरकार से डिमांड करें और वो जो डेमोक्रेसी लाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से चलेगी, या फिर कोई बाहर की जो शक्ति है, बाहर की जो पावर है, वो आर्मी है, वो वहाँ के लीडर को मार के डेमोक्रेसी लाएगी तो वो चलेगी? तो आगे देखते हैं, पढ़ लेना इसे। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड आए हैं इस पूरे चैप्टर में,
हालांकि बहुत सारे मैंने तुम्हें समझा चुका है, फिर भी इसे अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप एक कंडीशन होती है जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ले लिया जाता है, और किसी भी चीज़ को आपको किसी अपना दिखाना है, कुछ स्पीच देना है, तो आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से या अथॉरिटीज़ से आपके न्यूज़ और व्यूज़ के बारे में। अगर वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उसको हर्ट करती हैं तो आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते। मतलब सेंसरशिप मतलब आप एक डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं। कोलिशन क्या होता है? मतलब एक अलायंस होता है पीपल का, एसोसिएशन, पार्टी ऑफ और नेशन का। कोई दो नेशन मिलके कोलिशन कर सकते हैं, कुछ लोग मिलके कोलिशन बना सकते हैं, कुछ एसोसिएशन मिलके बना सकते हैं। जैसे अगर इंडिया में इलेक्शन होता है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, मैंडेट नहीं मिलता, तो कुछ पार्टियां मिलके कोलिशन बनाती हैं। कॉलोनी क्या होती हैं? एक ऐसी टेरिटरी होती है जो पॉलिटिकल कंट्रोल जिसमें किसी और स्टेट का होता है, किसी और कंट्री का पॉलिटिकल स्टेट होता है। इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था। कम्युनिस्ट स्टेट क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होती है जहाँ पे अपोजिशन को जगह नहीं होती, अपोजिशन होता ही नहीं है, सिर्फ वही पार्टी होती है, उसी में से लीडर्स निकलते हैं। और स्टेट जो होता है वो सभी बड़ी प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्री को कवर करता है। मतलब वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का जितना स्कोप नहीं है। कूप क्या होता है जो मैंने बता दिया था, सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट इलीगली। क्या कूप केवल मिलिट्री होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास सुपर पावर आ जाए, मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए जिससे मैं हर किसी को मार सकता हूँ, तो मैं अकेला भी कूप कर सकता हूँ, वो मेरा कूप कहलाएगा। कूप का मतलब होता है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना और वहाँ पे किसी और को बिठा देना या खुद बैठ जाना, या वो मिलिट्री करे चाहे वो कोई और करे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, देश से भगा दिया जाता है, क्योंकि वो उनके जो थॉट्स होते हैं, गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनके जो थॉट्स हैं और आइडियाज़ हैं, इमेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो थ्रेट हैं इस स्टेट की अथॉरिटी के ख़िलाफ़। रेफरेंडम क्या होता है? डायरेक्ट वोट सिस्टम होता है। रेफरेंडम किसी एक एजेंडा के लिए, वो एजेंडा क्या हो सकता है? वहाँ के जितने भी वोट करने लायक जो जनता है उनसे सबसे वोट करवाया जाता है। वो एजेंडा क्या हो सकता है? किसी एक नए लॉ के एडॉप्शन के लिए रेफरेंडम हो सकता है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए एक रेफरेंडम हो सकता है, और गवर्नमेंट पॉलिसी के किसी के लिए रेफरेंडम हो सकता है। स्टेट क्या होता है? एक पॉलिटिकल एसोसिएशन होता है, किसी एक डेफिनेट टेरिटरी को जो ऑक्यूपाई करता है, वहाँ का रूल करता है, और उस टेरिटरी के लिए फॉरेन रिलेशन इस्टेब्लिश करता है और देशों से, फॉरेन पॉलिसी को वहाँ पे वहाँ उस देश की फॉरेन पॉलिसी को वो चलाता है। कॉमन स्पीच, देखो ये जो चैप्टर है ना, अब यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, अब यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगेगी। अब ये लेक्चर बाकी लेक्चरों से थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन यहीं से लेवल अब बढ़ रहा है, क्योंकि 9th क्लास अब 6th 7th 8th वाली नहीं रही है, बच्चों वाली। अब आपको थोड़ा अपना सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा, समझ में ना आए तो 4 बार भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आप इसको ढील से अगर लेंगे तो यही पूरा बेसिक है, ये आपको यूपीएससी से लेके आपके स्कूल एग्ज़ाम तक काम आएगा। ठीक है, अब देखो कॉमन स्पीच, स्टेट मतलब कि कॉमन स्पीच, द टर्म्स कंट्री, नेशन एंड स्टेट्स। कॉमन स्पीच में क्या होता है कि कंट्री, स्टेट और नेशन को एक सिनोनिम की तरह बोल दिया जाता है। मतलब स्टेट मतलब कंट्री। स्ट्राइक क्या होता है कि स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक जो कर लेते हैं, मास रिफ्यूज़ल, वर्कर काम करने से मना कर देना, हमारी सर्टेन मांगों को पूरा करना है। ट्रेड यूनियन क्या होता है? वर्कर के वेलबींग के लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट बनाया जाता है। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर होता है कि द राइट ऑफ अ पर्सन, पार्टी और अ नेशन। ज़रूरी नहीं है वो नेशन को मिले, किसी पर्सन को भी मिल सकता है, किसी पार्टी को भी मिल सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर वो एक नेशन को ही मिलेगा। मेरे घर का वीटो पावर मेरे पापा के पास है। मैंने कहा पापा दिवाली आ रही है, दिवाली में कार ख़रीदना है। पापा ने कहा, मम्मी ने कहा हाँ ख़रीद लेंगे, दीदी ने कहा हाँ ख़रीद लेंगे, चाचा ने कहा हाँ ख़रीद लेंगे, लेकिन मेन कौन है? पापा। पापा ने कहा नहीं ख़रीदेंगे। वो पापा का वीटो पावर है, नहीं ख़रीदेंगे मतलब नहीं खरीद, उनने कह दिया नहीं तो नहीं, बस। तो नेशन के पास भी हो सकता है, इसको वीटो पावर कहते हैं। अब अपन फटाफट क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं, कार्टून रीड करते हैं अपन। सबसे पहले ये जो इराक़ में हुआ बेचारों के साथ, उसका कार्टून है, देखो कितना बुरा हुआ। वहाँ के लोगों को
मिलिट्री, एक पावरफुल मिलिट्री ने अटैक की, वहाँ के लोगों को मार दी और ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उनको वोट डलवाई। मतलब कि डेमोक्रेसी उनके देश में इस्टेब्लिश की। अरे उनसे तो पूछ लो, वो सद्दाम हुसैन से खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ पूछ तो लो, अगर वो दुखी हों, अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी आए, तभी ना डेमोक्रेसी आएगी तो फ़ायदा होगा। अब ज़बरदस्ती अपने मिलिट्री पावर के दम पे किसी देश में डेमोक्रेसी कैसे ला सकते हैं? चलो, कैक्टस ऑफ डेमोक्रेसी तो ये मैंने समझा दिया। कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुड देयर बी ए वर्ल्ड गवर्नमेंट? इफ़ यस, हु शुड इलेक्ट इट एंड व्हाट पावर शुड इट हैव? क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए? वर्ल्ड गवर्नमेंट बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उसे इलेक्ट कौन करेगा? देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये अपन कर सकते हैं कि जो सभी देशों से उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करके भेजे जाएँ उस पार्लियामेंट में, वर्ल्ड पार्लियामेंट में। और उसका काम ये रहे उस पार्लियामेंट का कि इस पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ इस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाए रखें। और किसी छोटी कंट्री को ऐसा ना समझा जाए कि जैसे इराक के साथ यूएस ने किया। इराक के पास उतनी पावर नहीं थी। मुझे याद है, मैं लगभग मैं फिफ्थ या फोर्थ क्लास में, फिफ्थ या ऐसी क्लास में हुआ करता था। सुबह सुबह मैं पेपर पढ़ता था, डेली न्यूज़ आती थी कि अमेरिकन आर्मी ने इतने इराकी नागरिकों को मार दिया, इतने मिलिट्री को मार दिया, याले शहर पे कब्ज़ा कर लिया। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने बोला न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे हमला कर दो, नहीं मिले। वहाँ के तेल के कुओं के लिए हमला किया था अमेरिका ने। तो ऐसा ना हो, वर्ल्ड पार्लियामेंट अगर बनती है तो उसका ये उद्देश्य हो कि छोटे से छोटा देश भी आपके लिए समान रहे, इक्वालिटी रहे देशों के बीच, तो बननी चाहिए। ये एक कार्टून और देख लो, अब ये क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशंस है, उनके ऑफिस के सामने ये अमेरिका है, ये समझ लो इराक है। ये एक पावरफुल मिलिट्री है और ये टेररिस्ट हैं और ये फुटबॉल खेल रहे हैं। इस देश, मतलब वर्ल्ड को एक फ़ुटबॉल बना दिया गया है और वो आपस में खेल रहे हैं। इंटरनेशनल गेम्स बनाया जा रहा है। शुड द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन वुड बी गिवन द पावर टू वीटो? क्या परमानेंट मेंबर जो है, पाँच बताया मैंने, क्या उन्हें वीटो का पावर होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीटो का पावर उन्हें जब दिया गया था उसके बाद से ये हमेशा से देखा गया है वो अपने ओन इंटरेस्ट पे उसका यूज़ करते हैं। उनका फ़ायदा है तो वो वीटो कर देते हैं, उनका फ़ायदा नहीं है तो वीटो नहीं करते हैं। अफजल गुरु को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना था, 4 नेशन ने कह दिया और यूएन में भी बाकी जो कंट्री थे सभी ने ओके कर दिया। 4 नेशन ऑफ परमानेंट काउंसिल कहा, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। इन्होंने कहा कि हाँ, अफजल गुरु को आप अफजल गुरु था या पता नहीं, मुझे याद नहीं है, किसी को बस ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना है, हाँ करना है। अरे वो शायद कोई और नाम था, मैं अफजल गुरु कह रहा हूँ, पाकिस्तान का है जो हाफिज़ सईद है मेरे ख्याल से। तो चाइना ने कहा नहीं, मतलब 4 लोग कह रहे हैं और 193 कंट्रीज, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्री कह रही है हाँ उसे करना है, लेकिन चाइना ने क्या क्या नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना के मिलिट्री एलाइज हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है विथ पाकिस्तान। अगर वो घोषित हो जाता ग्लोबल टेररिस्ट, मतलब कि इस दुनिया में वो टेररिस्ट की दर्जा देखा जाता, उसे मार देने पे भी कोई सज़ा नहीं होती किसी को, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। तो वीटो पावर तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वीटो पावर का तो बिल्कुल से बिल्कुल मिसयूज़ किया जा रहा है आजकल। आगे देखते हैं। ही वॉज एग्रेसिव सपोर्टर ऑफ इन्वेंशन ऑफ इराक। ये जो भाई साहब थे मैंने समझा दिया, एक और बार समझा देता हूँ। इन्हें वर्ल्ड बैंक का चीफ बनाया गया बाद में। ये पेंटागन में थे, पेंटागन मतलब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को पेंटागन कहते हैं, जो डिसीजन लेते हैं। अब ये वर्ल्ड बैंक के इनको बाद में सीईओ बना दिया। ये क्या कह रहे हैं, मैंने जैसे पेंटागन में वर्क किया पीस के लिए, जबकि ये सबसे ज़्यादा खिलाफ थे इराक के। इनका कहना था इराक पे हमला करो, उनको ख़त्म करो। इराक पे हमला करने का सबसे एग्रेसिव इनकी विचारधारा थी। तो ये एक टॉन्ट मार रहा जा रहा है यहाँ पे कि मैंने जैसे पीस के लिए वर्क किया हूँ पेंटागन में, वैसे ही मैं डेवलपमेंट के लिए वर्क करूँगा वर्ल्ड बैंक में। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पता है, अपनी कंट्री के लिए काम करेंगे बस। द कार्टून ऑफ कैक्टस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी हमने पढ़ लिया है। अभी ज़बरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है। यहाँ से थोड़ा ना
एक लेवल आ रहा है पढ़ाई में। यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। अगर ज़रा से भी ग्रिप छूटेगी, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है मुझसे 5 बार पूछना, नीचे कमेंट कर देना, मेरा पर्सनल नंबर है, मैसेज कर देना। इतना मैसेज कर देना, ना समझ में आए ना, यूएन समझ में नहीं आया, यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे बना, नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कॉल करना, मैं 1 घंटा समझाऊंगा। लेकिन यहाँ से अपनी पकड़ मजबूत रखना। यहाँ मजबूत रह गई पकड़ना, ये नींव है, समझ लो, ये आपकी बेस है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनेगी, बहुत अच्छी इमारत बनेगी ऊपर। ये आपका साथ ही नहीं छोड़ेगा ये टॉपिक, अगर आपने पीएससी से लेके अगर यूपीएससी की भी तैयारी की तो। रही बात है एक्सरसाइज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज को बिल्कुल से नहीं छोड़ना, ये सारी एक्सरसाइज करना है, सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक एक पेज लिख के दो क्वेश्चन में, आपके व्यू, मैं नहीं कह रहा हूँ सही लिख के दो, गलत लिख दो। एक एक पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ। आपको क्या लगता है, विच फ्रीडम आर यूजुअली टेकन अवे व्हेन ए डेमोक्रेसी ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री। मिलिट्री जब डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर देती है तो कौन कौन से फ्रीडम छीन लिए जाते हैं, इसके बारे में लिखना है। लिख दो जो समझ में आ रहा है। जैसे इक्वेलिटी छीन ली जाती है, और वोटिंग के अधिकार छीन लिए जाते हैं, वो इलेक्शन नहीं होता, और मिलिट्री के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। ऐसे बस मुझे लिख के देना। हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होना चाहिए, चाहे वो 110% भी गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख के देना है। उसे मैं पर्सनली चेक करूँगा और मैं बताऊँगा। ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो आपको सीखने में मदद करेंगे। और फिर अब इसके बाद से हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो आज का लेक्चर इतना ही, और सबसे ज़रूरी लेक्चर है ये। इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना। अगर कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, बिल्कुल से कमेंट करना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो।